वेलकम बैक गाइस थाईलैंड सीरीज़ के मेरे लास्ट व्लॉग में। और इस व्लॉग में अब हम लोग कवर कर रहे हैं बांग्ला रोड, जो कि फुकेत की सबसे हैपनिंग वॉकिंग स्ट्रीट है। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं या राधा पहुंच गए बांग्ला रोड, जो फुकेत की सबसे हैपनिंग स्ट्रीट है। बेसिकली यहाँ रेस्टोरेंट्स, बार्स, नाइट लाइफ अलॉन्ग विद स्ट्रीट मार्केट सब कुछ अवेलेबल है। एक पूरी स्ट्रीट यहाँ पे, ये हर शहर में, हर बड़े शहर में होती है इस तरीके की स्ट्रीट्स। तो यहाँ की स्ट्रीट का नाम बांग्ला रोड है। और ये रहा हमारा शायद आज का रेस्टोरेंट जहाँ पे हम डिनर करेंगे सबसे पहले। तो अनम से पूछते हैं, अनम क्या खाना पसंद करोगी आज? नहीं समझ में आ रहा क्या? और जिया क्या सोच रहे हो, क्या खाना चाहते हो आज? देखते हैं जो मिल जाए। जो मिल जाए। हाँ, पेट पूजा फिर काम दूजा। थके हुए बहुत ज़्यादा। वो तो बात सही है, आज काफ़ी थकावट हो गई। हम लोग सुबह 6 बजे के निकले हुए हैं और अभी जस्ट पहले डिनर करने आए हैं। उसके बाद देखते हैं, अगर हिम्मत हुई तो थोड़ी शॉपिंग भी करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे हम लोग क्या क्या ख़रीद रहे हैं। तो देखते रहिए ये व्लॉग। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इसी से मोटिवेशन मिलेगी और आगे अच्छे व्लॉग बनाने की। तो मिलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं पूरी बांग्ला रोड। सो गाइस, बांग्ला रोड यहाँ की सबसे हैपनिंग स्ट्रीट है और यहाँ पे पब्स, बार्स और नाइट लाइफ की काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं, साथ ही मार्केट्स भी हैं और हाँ, अडल्ट नाइट लाइफ भी है। तो अगर आप अकेले आ रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट जगह है। गाइस यहाँ पे रेस्टोरेंट्स और बार्स की मार्केटिंग काफ़ी चलती है, तो डोंट वरी, आप उन्हें अवॉइड भी कर सकते हैं। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. अनम, यहाँ की वाइब कैसी लग रही है? जिया, यहाँ की वाइब कैसी लग रही है? वाइब कैसी लग रही है यहाँ की? अभी तो शुरुआत है, पता नहीं आगे आगे क्या होगा।
गाइस अब समय आ गया था इस खूबसूरत कंट्री को अलविदा कहने का। ये हमारी आखिरी रात थी फुकेत में और इसके बाद नेक्स्ट डे हमें फ़्लाइट पकड़नी थी। करीब 2:30 बजे हमारी दिन की फ़्लाइट थी वापसी की। तो मैं ये बोल सकता हूँ गाइस कि आपको थाईलैंड एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए। ये कंट्री बहुत कुछ ऑफ़र करती है, बहुत सारे कल्चर्स यहाँ पे आपको देखने और समझने को मिलेंगे। हमने भी काफ़ी लोगों के साथ इंटरेक्ट किया और हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। काफ़ी नई नई जगहें हमने एक्सप्लोर की और मैं एक चीज़ आपको ज़रूर अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि ये काफ़ी सुंदर कंट्री है। आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए और अपने फैमिली को लेके आना चाहिए ताकि आप सब एक परफेक्ट हॉलीडे एक्सपीरियंस कर सकें। तो अब मैं इस वीडियो के एंड में आते आते अब खर्चों की बात करता हूँ और आपको बताता हूँ हमारी ट्रिप में टोटल क्या कॉस्ट पड़ी। सो गाइज़ अगर इस ट्रिप के खर्चे की बात करें तो सबसे पहला जो खर्चा होता है ऑब्वियसली फ़्लाइट टिकट्स, तो जो कि मैं यूजुअली कुछ टाइम पहले से देखना चालू कर देता हूँ अगर मुझे कोई भी ट्रिप करनी है तो सपोज़ थाईलैंड की ट्रिप हमने जनवरी में प्लान की तो मैंने फ़्लाइट टिकट्स नवंबर से देखनी चालू कर दी थी और उसके पहले देखता तो शायद और थोड़ी रीज़नेबल मिलती। तो हमारे फ़्लाइट टिकट्स के जो एक्सपेंसिव होने के कारण है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, बट मैं पहले आपको बता दूँ कि हमें इन टोटल पर पर्सन 19,000 INR यानी कि इंडियन नेशनल रुपीज़ में हमें इसकी कॉस्ट पड़ी। और ये इतनी एक्सपेंसिव क्यों हुई, बिकॉज़ इसके 2 रीज़न थे। सबसे पहला कि हम पीक टाइम पे जा रहे थे थाईलैंड। जनवरी यूजुअली जनवरी फरवरी और मार्च जो होता है वो पीक सीज़न होता है थाईलैंड में और वहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट जाते हैं और इंडिया से भी काफ़ी जाते हैं और स्पेसिफिकली कोलकाता से भी जाते हैं। तो ये पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न था कि हमें जो रिटर्न करना था हमें बैंकॉक से नहीं करना था, क्योंकि यूजुअली जब आप एक फ़्लाइट टिकट बुक करते हो तो आप देखते हो कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है वहीं से आप जाओ और वहीं से वापस आओ। तो वो एक राउंड ट्रिप होती है, तो उसमें आपका जो फेयर होता है, टैरिफ होता है फ़्लाइट्स का, वो काफ़ी रीज़नेबल हो जाता है। लेकिन बैंकॉक से जब हमने देखा रिटर्न की जो फ़्लाइट टिकट्स थी कोलकाता की वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, तो इस वजह से हमें फुकेत से अपना रिटर्न करना पड़ा, जो कि कुछ रीज़नेबल पड़ी। प्लस हमारा प्लान भी उसी हिसाब से हो रहा था कि हम बैंकॉक से करावी जाएंगे और करावी से फिर फुकेत और फुकेत से हम लोग रिटर्न करेंगे। तो ये थे 2 रीज़न। अगर आपको रीज़नेबल में फ़्लाइट टिकट्स चाहिए तो ऑब्वियसली आप जब भी एक ट्रिप प्लान करते हो उसके 3-4 महीने पहले से ही आप फ़्लाइट टिकट्स देखते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि हमें बैंकॉक से रिटर्न नहीं करना था, पहला रीज़न वो था। और दूसरा हमारा जो प्लान था वो एक पॉइंट तक अनश्योर था, तो इस वजह से हमें थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ी फ़्लाइट टिकट्स। यूजुअली कोलकाता से थाईलैंड में बैंकॉक या फुकेत तक की फ़्लाइट टिकट उतनी एक्सपेंसिव नहीं होती जितनी हमें पड़ी, बट हमारी पर साइड पर पर्सन कॉस्ट थी 9,500। सो इन टोटल 19,000 हमें फ़्लाइट टिकट्स पड़ी। और उसके बाद जो सेकंड खर्चा होता है, किसी भी कंट्री आप जाते हैं तो आपको वीज़ा चाहिए होता है। तो हमने जैसे मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस व्लॉग में कि हमने ऑन अराइवल वीज़ा ऑप्ट किया था, तो उसकी कॉस्ट हमें कुछ 2,000 बाht पर पर्सन पड़ी, जो कि अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 4,500 रुपीज़ होती है इंडियन रुपीज़ में, क्योंकि मैंने जब बाht कन्वर्ट करवाए थे तो उसकी कॉस्ट 2 रुपये 51 पैसे के लगभग थी। तो उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा जो खर्चा होता है किसी भी ट्रिप का वो होता है होटल बुकिंग। तो हमने तीनों जगह रिजॉर्ट्स बुक किए, बैंकॉक आप बोल सकते हो, कराबी और फुकेत में भी। तो ये तीनों रिज़ॉर्ट्स काफ़ी प्रीमियम रिज़ॉर्ट्स थे, जैसे मैंने आपको अपनी वीडियोस में दिखाया। तो अभी तीनों रिज़ॉर्ट्स के हमने 2 रूम्स बुक किए थे क्योंकि हम 4 लोग थे। तो ट्विन शेयरिंग के हिसाब से भी अगर हम देखें तो पर पर्सन कॉस्ट हमें एक रूम की एक रात की पड़ी 1150 रुपीज़, जो कि मेरे ख्याल से उतनी भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है अगर आप किसी अब्रॉड कंट्री की बात करें तो। और काफ़ी अच्छे रूम्स थे, काफ़ी स्पेशियस रूम थे, मैंने आपको दिखाया भी था अपने ब्लॉग्स में। तो ये जो 3 मेन खर्चे होते हैं ट्रिप के हमेशा कैलकुलेट करके चलने चाहिए। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ हमारे खाने पीने की, तो
पर डे का अगर आप पर पर्सन का अगर आप कॉस्ट पूछेंगे मुझसे तो लगभग 200 बाट आपका दिन और रात के खाने में एक्सपेंस होगा। तो आप वो मान के चले कि अगर आप 10 दिन का ट्रिप करते हैं तो 2000 रुपये तो आपको 2000 बर्ड रादर आपको स्पेंड करने पड़ सकते हैं अगर 200 बर्ड। और अगर आप कोई अच्छी जगह खा लेते हैं तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा बजट आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आप एक रफ एस्टिमेट 3000 बर्ड का पकड़ के चलें कि आपके इतने पैसे खाने में लगेंगे। और ये मैं 3000 बर्ड जो बोल रहा हूँ ये 10 दिन के हिसाब से बोल रहा हूँ। अब गाइस बात करते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट की। तो पर पर्सन अगर आप मुझे पूछें तो जितना मैंने कैलकुलेट किया था एंड ऑफ द ट्रिप में हमें 200 बर्ड पर पर्सन पर डे का जो है एक्सपेंस हुआ था लोकल ट्रांसपोर्ट में। तो यूजुअली हमने क्या किया था कि बैंकॉक में हमने लोकल ट्रांसपोर्ट जो कि मेट्रो है सबसे रिलायबल एंड इजी वे ऑफ कम्यूटिंग विद इन बैंकॉक वो हमने ऑप्ट की। उसके बाद कई जगह जहाँ पे मेट्रो एक्सेसिबल नहीं थी जैसे कि हम लिटिल इंडिया वहाँ का जो एरिया है इंडियन एरिया है बैंकॉक सिटी का, वहाँ एक्सेस करने के लिए हमें टुक टुक लेना पड़ा। और काफ़ी और जगह मार्केट प्लेसेस में भी हमने टुक टुक ऑप्ट किया था। तो अगर उसको हम लोग निकाल दे तो मेट्रो सबसे रिलायबल थी। तो अगर पर डे की हम कॉस्ट निकालें तो जैसे मैंने आपको बताया 200 बर्ड हमें पड़े पर से पर डे के हिसाब से। तो गाइज़ अगर अब सबसे इम्पॉर्टेंट खर्चे की बात करें तो वो होता है शॉपिंग का। तो वो आपके ऊपर है, वो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है मैं बोलूँगा। अगर आपको अपने पॉकेट के हिसाब से आपका जो बजट है उस हिसाब से आप शॉपिंग कर सकते हैं। थाईलैंड काफ़ी अट्रैक्टिव कंट्री इन टर्म्स ऑफ शॉपिंग। तो यहाँ पे आपको रीज़नेबल रेट में काफ़ी अच्छा क्वालिटी का सामान भी मिल जाता है अगर आप अच्छे से खोजें तो हमने भी काफ़ी शॉपिंग की। तो अगर हम बात करें पर पर्सन अगर आप यहाँ स्पेंड करना चाहते हैं तो कहीं भी 3000 या 4000 बर्ड के लगभग आपका एक्सपेंस हो सकता है अगर आप अच्छे से शॉपिंग करना चाहते हैं। और उसमें काफ़ी सारा सामान आपके पास आ भी जाएगा। अगर आप शॉपिंग के लिए थाईलैंड जा रहे हैं तो आप सिर्फ बैंकॉक पे फोकस ना करें। जैसे हम कराबी में भी थे और हम फुकेत भी गए थे तो वहाँ पे भी मार्केट्स हैं और काफ़ी अच्छा सामान आपको काफ़ी रीज़नेबल रेट में मिल जाता है। तो अगर आप अपने बजट से 2 से 3000 बर्ड भी एलोकेट करते हैं शॉपिंग के लिए तो वो इनफ होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें काफ़ी सामान आ जाता है और काफ़ी अच्छा सामान आपको मिल जाता है। तो ये थी बात शॉपिंग की गाइस। और गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप थाईलैंड के लिए प्लान कर रहे हैं, चूँकि थाईलैंड एक आइलैंड कंट्री है तो वहाँ पे स्टॉर्म्स काफ़ी आते हैं और काफ़ी बारिश भी होती है। तो आप कोशिश करें कि आप जो समर सीज़न है वहाँ का पीक सीज़न है जहाँ पे टूरिस्ट सबसे ज़्यादा जाते हैं उसी टाइम आप वहाँ पे प्लान करें। तो इसका जो टेन्योर होता है वो नवंबर से चालू होके अप्रैल तक जाता है। तो इसी बीच आप थाईलैंड के लिए प्लान कर सकते हैं और काफ़ी आपको अच्छे वेदर का एडवांटेज मिलेगा अगर आप वहाँ जाते हैं थाईलैंड इस पर्टिकुलर टाइम में। तो गाइज़ ये मेरा आखिरी व्लॉग था थाईलैंड सीरीज़ से। होप करता हूँ कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली इस सीरीज़ में और मैंने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया। अब मिलते हैं अगली सीरीज़ में, वो आपके लिए सरप्राइज़ रहेगा कि मैं नेक्स्ट कहाँ की सीरीज़ बनाऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय गाइज़ एंड हैव अ ग्रेट डे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।